हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ यूनिट 2 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट 2 क्या है आपका? इंट्रोडक्शन टू आईसी इंजन्स एंड आरएसी मतलब रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो इससे पुराने वाले लेक्चर में भी यूनिट 1 के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम लोग यूनिट 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि अभी आपके आने वाले ऑनलाइन एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जो कि आप लोगों को मालूम है, आप लोग का ऑनलाइन एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे यूनिट 2 के। यूनिट 2 क्या है आपका? इंट्रोडक्शन टू आईसी इंजन्स एंड आरएसी मतलब रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस को लिखे हुए हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने सिलेबस लिखा है। ये सिलेबस जो है मोटा सा सिलेबस है। इसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, देखिए जैसे कि आपका सिलेबस क्या है, आईसी इंजन है, रेफ्रिजरेशन है, एयर कंडीशनिंग। तो ये बेसिक जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। यूनिट 2 आपका क्या है? आईसी इंजन्स, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो ये तीनों जो है आपका पार्ट है यूनिट 2 का। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने व्हाइट बोर्ड पे, आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन आइडियल रेफ्रिजरेटिंग मशीन वर्क्स बिटवीन टेम्परेचर लिमिट्स ऑफ 45 डिग्री सेल्सियस एंड -8 डिग्री सेल्सियस। द पावर रिक्वायर पर टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन इज। तो आपको बताना है कि कितनी पावर रिक्वायर्ड होगी पर टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन की। ये जो पर टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन दिया हुआ है, ये मतलब क्या है? ये आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है। तो मैं अभी बताता हूँ, आप लोगों को समझाता हूँ कि पहले पर टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, 1 TR या रेफ्रिजरेशन का क्या मतलब होता है, 1 TR का क्या मतलब होता है, या फिर 1 टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन का क्या मतलब होता है। देखिए तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि 1 TR क्या होता है। देखिए 1 TR क्या होता है? 1 टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन का मतलब होता है कि कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी फॉर मेल्टिंग 1000 kg ऑफ आइस इन 1 डे। मतलब कितनी हीट आपको चाहिए होगी, कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी ताकि आप जो है 1 टन आइस को या फिर 1000 kg आइस को मेल्ट कर सको 24 घंटे में, ठीक है, एक दिन के अंदर। तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। तो फिर जब आप उसको फाइंड आउट करते हो तो वो कितना आता है? 1 टन जो होता है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ये होता है आपका 3.5 किलोवाट के बराबर। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का मतलब हो गया कि 1 टन आइस को एक दिन में मेल्ट करने में आपको कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी पावर चाहिए होगी आपको? 3.5 किलोवाट की पावर चाहिए होगी। 1 TR का मतलब क्या हुआ? सिंपल भाषा में ये समझिए कि 1 TR लोड का मतलब होता है कि कितनी हीट आपको चाहिए होगी 1000 kg आइस को मेल्ट करने में 24 घंटे में। 24 घंटे में का आपके पास टाइम है और आपको 1000 kg का आइस मेल्ट करना है। तो इसके लिए आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी, कितना हीट इनपुट देना पड़ेगा, इसको हम लोग 1 TR कहते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको कितना पावर इसको देना पड़ेगा। ये आपके पास रेफ्रिजरेटिंग मशीन है, ये आपके पास रेफ्रिजरेट, एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है मैंने रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम का। अब आपको बताना है यहाँ पे कि आपको इसमें कितना जो है, ये कितना वर्क देना पड़ेगा, कितना वर्क इनपुट आपको देना पड़ेगा ताकि आप जो है ये जो सिस्टम है यहाँ से 1 TR का हीट ले सको, एक्सट्रैक्ट कर सको। मान लो यहाँ पे रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको कूल करना है, ठीक है, एक सिस्टम है। तो यहाँ से आपको इतना हीट जो है एक्सट्रैक्ट करना है। तो कितना वर्क करना पड़ेगा कंप्रेसर के ऊपर ताकि आप जो है 1 TR का हीट इससे एक्सट्रैक्ट कर सको, ये आपको W फाइंड आउट करना है। ये आपका लो टेम्परेचर रिजर्वायर है जहाँ पे आपको ठंडा करना है, जिसको ठंडा मेंटेन करना है, और ये आपका सराउंडिंग है जहाँ पे आप हीट को रिलीज करोगे। जैसे रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, पीछे हीट रिलीज हो रही होती है, तो यहाँ पे आप जो हीट रिलीज करोगे, ये हाई टेम्परेचर रिजर्वायर हो गया T1, ये लो टेम्परेचर रिजर्वायर हो गया। यहाँ पे आप ठंडा करोगे, यहाँ पे कूलिंग को मेंटेन करोगे आप। तो आपको कितना कूलिंग मेंटेन करना है, यहाँ पे 1 TR का हीट को आपको एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वो निकालना है। मैंने 1 TR बता दिया आपको। 1 TR क्या होता है? 1 TR का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 टन ऑफ आइस इन 1 डे। इस चीज़ को समझ लीजिए, बस इतनी सी चीज़ है, ठीक। अच्छा, यह आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है। तो देखिए हमको मालूम है COP क्या होता है, हम लोग को मालूम है रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। आप देखिए ये आइडियल रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम है, तो COP क्या हो जाएगा? COP इज इक्वल टू जो आपको यहाँ पे T2 है, जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट यहाँ पे मेंटेन करना है, उसका टेम्परेचर कितना रखना है आपको? T2। तो ये होता है T2 अपॉन T1 माइनस T2, और ये इक्वल टू होता है कि कितना रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट आपने प्रोड्यूस किया है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला किस चीज़ का है? रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम का फार्मूला है। ये भी किसी भी जो है रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम का फार्मूला है। इसमें आपको T2 दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है, T2 मालूम है, Q रेफ्रिजरेशन मालूम है, W निकालना है आपको, ठीक है। तो T2 कितना है? T2 हमको दिया हुआ था -8 डिग्री सेल्सियस। तो इसको जब आप कैल्विन में करोगे तो 273 कैल्विन प्लस करोगे, इसमें तो प्लस करोगे तो 265 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 265 कैल्विन। T1 आपको दिया हुआ है कितना मेंटेन करना है, सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस है। उसमें जब प्लस करोगे आप 273 कैल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो कितना हो जाएगा? 318।
माइनस 265। क्यू रेफ्रिजरेशन आपको कितना दिया हुआ है, क्यू रेफ्रिजरेशन दिया हुआ है आपको 3.5 किलोवाट, मतलब 1 टन दिया हुआ था। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन आपको मालूम है कितना होता है, वो होता है 3.5 किलोवाट। अपॉन आपको W निकालना है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इन सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे, तो W आपके पास कितना आ जाएगा, जो कि वर्क आपको इनपुट करना पड़ेगा कंप्रेसर में, जो आपको वर्क देना पड़ेगा वो हो जाएगा आपका 3.5 इंटू 318 माइनस 265 अपॉन 265। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपके पास आ जाएगा फाइनली 0.7 किलोवाट। तो इतना वर्क आपको करना पड़ेगा, 0.7 किलोवाट का वर्क आपको इनपुट देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 0.7 किलोवाट का आपको वर्क करना पड़ेगा। इस पर आप वर्क करोगे तो 3.5 किलोवाट यहाँ से हम लोग हीट को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे और यहाँ पे हम लोग कूलिंग को मेंटेन कर पाएंगे। तो इतना वर्क आपको करना पड़ेगा बाई कंप्रेसर के द्वारा, क्योंकि हम लोग रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम में कंप्रेसर पे वर्क करते हैं, कंप्रेसर को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया किस चीज़ के लिए, ये फार्मूला है आपका रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम के लिए। किसका फार्मूला है, किसी भी रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम के लिए फार्मूला है, ये रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम का फार्मूला है। ठीक, चलिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ नहीं करना था आपको, बस ये वाला फार्मूला यूज़ करना था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ कार्नोट हीट पंप। अभी एक हीट पंप का क्वेश्चन है। अभी जो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया ये रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम का था। अब हम लोग एक हीट पंप का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। हीट पंप का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पढ़ लेते हैं। अ कार्नोट हीट पंप वर्क्स बिटवीन टेम्परेचर लिमिट्स ऑफ 277 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस। इट्स COP इज़, अब आपको COP बताना है। अभी जो हमने प्रॉब्लम को सॉल्व की ये एक रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम की प्रॉब्लम थी। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक हीट पंप की प्रॉब्लम को। सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। देखिए अब पहले इसका ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका हाई टेम्परेचर रिजर्वायर हो गया T1, ये हो गया आपका लो टेम्परेचर रिजर्वायर। T1 T2 आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको केल्विन में रखेंगे तो 550 केल्विन हो जाएगा। इसको भी जब आप केल्विन में रखिएगा तो ये 300 केल्विन हो जाएगा। ठीक, अब आपको इसकी COP निकालनी है कि COP क्या होगी। इसके ऊपर जाहिर सी बात है कुछ वर्क करोगे आप, कम इस पर भी हीट पंप पे भी वर्क करोगे, कुछ W करोगे, यहाँ से जो है वो Q2 हीट लेगा। ठीक है, और यहाँ पे Q1 देगा। अच्छा, यहाँ पे लो टेम्परेचर रिजर्वायर क्या होता है, ये लो टेम्परेचर रिजर्वायर है, ये आपकी सराउंडिंग होती है। हीट पंप क्या करता है, बाहर से हीट लेता है, रूम के बाहर जो हीट होता है उसको लेके रूम को अंदर गर्म करेगा। ये आपका रूम होगा जिसको आपको गर्म करना होगा, और ये सराउंडिंग होगा। यहाँ पे क्या होता है, उल्टा होता है। यहाँ पे हम लोग जो है सिस्टम हमारा ये होता है, यहाँ से हम लोग को हीट एक्सट्रैक्ट करना होता है, और हमारा सिस्टम यहाँ पे ये है रूम जिसको हमको गर्म करना है। यहाँ पे हीट पंप में क्या करते हैं, हम लोगों को रूम को गर्म करना होता है, और यहाँ पे हम लोगों को किसी भी सिस्टम को ठंडा करना होता है। तो फोकस्ड एरिया हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ये होता है, और हीट पंप में फोकस्ड एरिया हमारा ये होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को हीट देना है तो Q1 देना है। बेसिकली हमारा Q1 टारगेट है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा Q1 जो है इसके अंदर आ जाए, रूम के अंदर आ जाए। और रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि कितना ज़्यादा Q2 जो है आ जाए, यहाँ से रिली हम लोग ले लें, एक्सट्रैक्ट कर लें, Q रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कितना ज़्यादा प्रोड्यूस करें। यहाँ पे फोकस्ड एरिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हमारा ये होता है और हीट पंप में ये होता है। तो इसका COP कितना हो जाएगा, इसका COP हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये हो जाएगा COP ऑफ हीट पंप। देखिए ये COP किसका था, ये COP था हमारा रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम का, और ये यहाँ पे हमारा COP किसका है, हीट पंप का। तो COP ऑफ हीट पंप कितना हो जाएगा, देखिए हमारा फोकस्ड एरिया ये है, ये हमारा टारगेट एरिया, यहाँ पे हमको ज़्यादा से ज़्यादा हीट देना है। तो ये हो जाता है T1 अपॉन T1 माइनस T2, और एनर्जीज़ के टर्म्स में बात करें तो ये हो जाएगा हमारा Q1 अपॉन W। ये हो जाएगा हमारा COP का फॉर्मूला। तो देखिए ये COP का फॉर्मूला है हमारा हीट पंप के लिए, और इसका ब्लॉक डायग्राम ये है, और ये हमारा COP का फॉर्मूला है रेफ्रिजरेशन के लिए, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट के लिए। देखिए बस डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, इसमें आ रहा है। रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम में T2 जो है हमारा हम लोग लेते हैं, T2 जो कि हमारा फोकस्ड एरिया होता है, यहाँ पे हम लोग को ठंडा मेंटेन करना होता है। और COP ऑफ हीट पंप निकालने के लिए हम लोग T1 को कंसिडर करते हैं, इसको हाई टेम्परेचर रिजर्वायर के टेम्परेचर को। यहाँ पे हमने लो टेम्परेचर रिजर्वायर के टेम्परेचर को लिया है रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम में, और COP निकालने के लिए हीट पंप के लिए हम लोगों ने हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर लिया है। ये डिफरेंस है। और एनर्जीज़ के टर्म्स में बात करें तो क्यों हम लोगों ने कितना एक्सट्रैक्ट किया है लो टेम्परेचर रिजर्वायर से, ये हमारा टारगेट एरिया होता है, और हीट पंप में हमारा Q1 होता है टारगेट एरिया कि Q1 कितना आ रहा है। यहाँ पे Q2 होता है हमारा टारगेट एरिया जो कि ये है रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम में, और Q1 टारगेट एरिया होता है हमारा हीट पंप में, कितना हीट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं रूम को जिसको हम लोग को गर्म करना है। तो ये चीज़ हो गई। बाकी W कितना वर्क इनपुट कर रहे हो वो चीज़ सेम रहेगी। तो इन दोनों फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं होना है, बस कंफ्यूजन इस चीज़ में हो जाता है कभी जो है T1 किसको लेना है, T1 कहाँ पे लेना है। T1 T2 हम लोगों को लेना है लो टेम्परेचर रिजर्वायर इन केस ऑफ
रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम, और T1 लेना है हम लोग को हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, ये हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर लेना है इन केस ऑफ हीट पंप, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, चाहे आपको हीट पंप का क्वेश्चन सॉल्व करना हो या रेफ्रिजरेटिंग का सॉल्व करना हो, तो ये दोनों फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे। ये हो जाएगा रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम के लिए, ये हो जाएगा हमारे पास हीट पंप के लिए। तो हमें सारी वैल्यूज़ दे रखी थी, COP निकालना है हम लोग को हीट पंप का इस क्वेश्चन नंबर 2 में। तो T1 हम लोगों को कितना दिया हुआ है 550 केल्विन, 550 माइनस T2 कितना दे रखा है 300, तो हो जाएगा आपका 250, सॉरी ये 550 रहेगा, 550 अपॉन 250। जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा इसका ऑप्शन जो है, हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए थे। ऑप्शन कितना था, फर्स्ट ऑप्शन है 1.108, ऑप्शन 2 है 1.2, 2.2 और 9.26। जब आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो आपका आ जाएगा आंसर 2.2। तो इसका COP कितना आ जाएगा इस सिस्टम का 2.2, ठीक है। तो हमारा COP कितना आ गया 2.2, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं करना था। 550 आपका हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर है, 550 माइनस 300 करेंगे, 550 अपॉन 250 हो जाएगा, 2.2 आ जाएगा आपका COP ऑफ द रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम, हीट पंप, सॉरी COP ऑफ द हीट पंप। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द एक्सपेंशन वॉल्व ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। अब इसमें एक आप लोगों को ये पता होना चाहिए, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम लोग। इन द एक्सपेंशन वॉल्व ऑफ अ रेफ्रिजरेटर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज रिमेन्स कांस्टेंट। ये कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर सिस्टम जो होता है हमारा, जैसे मैंने आपको पहले वेपर कंप्रेशन एफिशिएंट सिस्टम बताया था, तो उसमें मैंने बताया था आपको एक्सपेंशन वॉल्व का क्या काम होता है। चलिए पहले उसका हम लोग PS डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया आपका प्रेशर, ये हो गया आपका एंथैल्पी, ठीक है। ये क्या है, प्रेशर वर्सेस एंथैल्पी डायग्राम। ये आपका वेपर डोम हो जाएगा, ठीक। तो ये देखिए ज़रा सा आप यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हो गया आपका 1 2 3 4। देखिए यहाँ पे इस तरीके से साइकिल चलती है। ये क्या है हमारा 1 2 3 4, एक आपका वेपर कंप्रेशन साइकिल है। ये साइकिल आपकी रिपीट होती है, ठीक है। 1 से 2 में क्या हो रहा है आपका, ये कंप्रेसर के अंदर होता है। प्रोसेस 1 to 2 क्या है आपका, कंप्रेसर है। इसमें आपका रेफ्रिजरेंट क्या होता है, कंप्रेस होता है। इसमें हम लोग वर्क करते हैं और रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करते हैं। 2 से 3 में क्या होता है आपका, 2 से 3 में आपका होता है कंडेंसर। इसमें हीट रिलीज़ होता है, हीट रिलीज़ होता है। इसमें हीट बाहर जा रही होती है, ठीक है, और यहाँ से हीट अंदर आ रही होती है। ये क्या करता है, हीट को रिलीज़ करता है। ये Q1 हो गया, ये आपका Q2 हो गया, ठीक। उसके बाद 3 से 4 क्या होता है, ये होता है आपका एक्सपेंशन वॉल्व, एक्सपेंशन वॉल्व, ठीक। और 4 से 1 क्या होता है आपका, ये होता है हमारा एवोपोरेटर। यही हमारा टारगेट एरिया होता है, यही हमारा एवोपोरेटर होता है, ठीक है। अब इसी के अंदर जो है हमारा हीट आता है, जो जिस चीज़ को कूलिंग करना होता है, जिसको हमको मेंटेन करना होता है, तो यहीं होता है हमारा। कितना हीट एक्सट्रैक्ट करना है हमको, जिस सिस्टम को ठंडा करना है, तो यहीं पे हम लोग हीट ले रहे होते हैं। देखिए होता क्या है, 1 से 2 में हमने कंप्रेसर को वर्क दिया, कुछ वर्क किया, और कंप्रेसर ने रेफ्रिजरेंट को कूल किया, सॉरी उसको जो है कंप्रेस किया। रेफ्रिजरेंट आपका कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेस होने के बाद 1 से 2 पे आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, 2 से 3 में कंडेंसर के अंदर वही रेफ्रिजरेंट जो है हीट को रिलीज़ करेगा, और 3 से 4 में आपका एक्सपेंशन होता है। ये एक्सपेंशन वॉल्व है, 3 से 4 में एक्सपेंशन होगा, और 4 से 1 में क्या होगा, जिस सिस्टम को ठंडा करना होता है वो क्या करेगा, वो हीट लेगा अपने अंदर, और रेफ्रिजरेंट जो है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो रेफ्रिजरेंट हीट एब्जॉर्ब करेगा, उसका फेज चेंज होगा। तो आप 3 से 4 में देख सकते हैं जो कि आपका एक्सपेंशन हो रहा है। यहाँ पे देखिए एंथैल्पी सेम है, जो एंथैल्पी 3 पे है वही एंथैल्पी 4 पे भी है। अगर यहाँ पे आप एंथैल्पी देखोगे तो जो 3 पे है वही 4 पे है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सपेंशन प्रोसेस में एंथैल्पी सेम रहती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए भी नहीं होगा एंट्रोपी, ऑप्शन बी एंथैल्पी है, प्रेशर है, टेम्परेचर है। तो क्या सेम रहता है, जब एक्सपेंशन होता है तो आपका एंथैल्पी सेम रहती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, H3 जो होगा वो बराबर हो जाएगा H4 के। 3 पॉइंट पर जो एंथैल्पी थी वही रहेगी, यहाँ से यहाँ तक एंथैल्पी कॉन्स्टेंट रहेगा। 3 से 4 में क्या होता है, 3 से 4 प्रोसेस में एंथैल्पी कांस्टेंट रहता है। जब एक्सपेंशन होता है तो एंथैल्पी कांस्टेंट रहता है, इस चीज़ को हमको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3 से 4 को जो है डॉटेड लाइन से दिखाया है, डार्क लाइन से नहीं दिखाया। क्यों दिखाया 3 से 4 को डॉटेड लाइन से, क्योंकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम लोग जो है डार्क लाइन से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी डायग्राम में इसको हम लोग नहीं शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है इसको डॉटेड लाइन से दिखाया। इस चीज़ को याद रखना है, जब कभी भी रिवर्सिबल प्रोसेस हो तो उसको हम लोग प्रॉपर्टी
डायग्राम में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे फिर डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी सारे प्रोसेस को देख रहे हो आप, मैंने डार्क लाइन से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन इसको मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है क्योंकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ह्यूमन बॉडी फील्स कंफर्टेबल व्हेन हीट प्रोड्यूस ड्यू टू मेटाबॉलिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी इज इक्वल टू। ये कह रहा है कि ह्यूमन बॉडी कब कंफर्टेबल फील करता है, कोई भी ह्यूमन बॉडी जो है वो कंफर्टेबल कब फील करेगा, वो कंफर्टेबल कब फील करेगा व्हेन, पहला ऑप्शन दिया हुआ है हीट डिसिपेटेड टू द सराउंडिंग, कि मतलब जितना मेटाबॉलिज्म से हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो बराबर हो जाए, हीट बॉडी रिलीज कर दे रहा है, डिसिपेट कर दे रहा है, नंबर 1। नंबर 2, हीट स्टोर्ड इन द बॉडी, जितना मेटाबॉलिज्म में हीट प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही स्टोर हो जा रहा है, तब वो कंफर्टेबल फील करेगा। या फिर जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है मेटाबॉलिज्म से वो किसके बराबर हो जाए, हीट डिसिपेट प्लस हीट स्टोर्ड इन द बॉडी। या फिर ऑप्शन डी, तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, हीट डिसिपेटेड टू द सराउंडिंग, अगर जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो सारी की सारी अगर वो डिसिपेट कर दे, रिलीज कर दे, तो क्या हो जाएगा, फिर बॉडी के पास कुछ एनर्जी नहीं रहेगी, वो वर्क कैसे करेगा, तो पहला ऑप्शन भी नहीं हो जाएगा, वीक फील करेगा वो। उसके बाद ऑप्शन 2 क्या है, हीट स्टोर्ड इन द बॉडी, और सारी अगर बॉडी जितना वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, जितना हीट प्रोडक्शन हो रहा है मेटाबॉलिज्म से, वो सारा अगर स्टोर हो जाए तो क्या हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो भी वो कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा कि जितना मेटाबॉलिज्म से हीट प्रोड्यूस होता है वो बराबर होना चाहिए हीट डिसिपेटेड टू द सराउंडिंग प्लस हीट स्टोर्ड इन द बॉडी, कि जितना हीट अगर प्रोड्यूस हुआ है मेटाबॉलिज्म से उसमें क्या हो जाए, कुछ जो है वो रिलीज हो जाए, कुछ जो है एटमॉस्फेयर में चला जाए, बाकी कुछ स्टोर हो जाए ताकि वो कुछ काम कर सके। इसीलिए जो है इस केस में फिर जो है वो कंफर्टेबल फील करेगा, अच्छा फील करेगा। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है अगर किसी एक छोटे रूम में 2 लोग हैं, ठीक है, और उसके बाद अगर उस कमरे में 20 लोग आ जाएं, तो 20 लोग आ जाएंगे तो 20 लोग फिर हीट रिलीज को करेंगे, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, आपको सफोकेशन होने लगेगी। तो जितने भी लोग हैं हम सब जो है हीट को रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, कन्वेक्शन की फॉर्म में जो है हमसे हमारी बॉडी से हीट रिलीज हो रही होती है। इसलिए अगर एक किसी रूम में एक बंदा उसी की जगह 20 लोग आ जाएं तो क्या हो जाएगा, उस रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, सफोकेशन होने लगेगी, क्योंकि जितने भी लोग हैं, जितनी भी ह्यूमन बॉडी है वो सब हीट को रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्शन और फिर रेडिएशन के फॉर्म में हीट रिलीज हो रही होती है। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर जो होता है हमारे आसपास वो बढ़ता है हमारी बॉडी से हीट रिलीज होने की वजह से। तो कोई भी बंदा जो है, कोई भी पर्सन, ह्यूमन बॉडी जो है कब कंफर्टेबल फील करेगी, जितनी मेटाबॉलिज्म से हीट उसके अंदर बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रही है वो बराबर होनी चाहिए हीट डिसिपेशन के प्लस हीट स्टोर्ड इन द बॉडी। हीट स्टोर्ड इसलिए होना चाहिए क्योंकि ताकि वो काम कर सके, वर्क कर सके, तो इसलिए ज़रूरी है। इस हिसाब से ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पावर आउटपुट फ्रॉम अ स्पार्क इग्निशन इंजन इज वेरीड बाय। स्पार्क इग्निशन इंजन से पावर को आप कैसे वेरी कर सकते हैं, पावर प्रोड्यूस बाय स्पार्क इग्निशन इंजन, उसको हम लोग कैसे वेरी कर सकते हैं। ऑप्शन 1, चेंजिंग द इग्निशन टाइमिंग, स्पार्क प्लग का जो है स्पार्क की टाइमिंग को चेंज कर दें हम लोग, या फिर रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ फ्यूल। अब इसमें अमाउंट ऑफ फ्यूल को हम लोग रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर आता है कार्बोरेटर के थ्रू। ठीक है, खाली फ्यूल तो आता नहीं है, वो तो डीजल इंजन में आता है, इसमें मिक्सचर आता है। तो ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा कि हम लोग रेगुलेट करेंगे एयर और फ्यूल के मिक्सचर को। खाली फ्यूल को हम लोग इसमें वेरी नहीं कर सकते, इसमें हम लोग एयर और फ्यूल के मिक्सचर को, कि कितना एयर फ्यूल का, देखिए उनका प्रोपोर्शन तो फिक्स होता है, कितना एयर फ्यूल के रेशो आना है, कितना प्रोपोर्शन आना है वो फिक्स होता है, लेकिन कितना आना है बस उसको हम लोग रेगुलेट करते हैं। जब हम लोग एक्सीलरेटर करते हैं तो कितना एयर फ्यूल को एंटर करना है उसका प्रोपोर्शन फिक्स होगा, कि इतना पार्ट जो है वो एयर होगा, इतना पार्ट फ्यूल होगा। अब उसकी क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, इसलिए इसको क्वांटिटी गवर्नड भी कहा जाता है स्पार्क इग्निशन इंजन को, क्योंकि इसमें हम लोग कैसे रेगुलेट करते हैं, हम लोग एयर फ्यूल के मिक्सचर को रेगुलेट करते हैं, फ्यूल को रेगुलेट नहीं करेंगे। एयर फ्यूल का मिक्सचर कितना अंदर आना है उसका प्रोपोर्शन फिक्स होगा, कि इतना पार्ट एयर होगा, इतना पार्ट आपका फ्यूल होगा। ठीक है, डीजल इंजन में क्या होता है कि हम लोग उसमें डीजल की क्वांटिटी को वेरी कर सकते हैं, इसलिए वो क्वालिटी गवर्नड है। ठीक है, कि कितना हम लोग डीजल को उसमें इंजेक्ट करते हैं, उसमें फ्यूल इंजेक्टर होता है और उसमें हम लोग डीजल को इंजेक्ट करते हैं। तो डीजल इंजन जो होता है वो आपका क्वालिटी गवर्नड होता है, क्योंकि उसमें हम लोग जो है एयर फ्यूल की क्वालिटी को वेरी कर सकते हैं, फ्यूल कम करना है, ज़्यादा करना है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि फ्यूल और एयर के जो है रेशो जो है वो कांस्टेंट रहता है, एयर फ्यूल रेशो, लेकिन कितनी क्वांटिटी अंदर आनी है, ज़्यादा क्वांटिटी आनी है, कम आनी है, वो हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर, कि उसका एयर फ्यूल का कितना मिक्सचर अंदर आना है, कम आना है या ज़्यादा आना है, लेकिन उसका रेशो कांस्टेंट रहेगा एयर फ्यूल का। लेकिन डीजल इंजन में क्या होता है कि एयर फ्यूल रेशो कांस्टेंट नहीं रहता, उसमें हम लोग जो है ना डीजल को ज़्यादा इंजेक्ट करेंगे तो फिर वो जो एयर फ्यूल रेशो वेरी करेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइलेंसर ऑफ एन इंटरनल कंबशन इंजन का क्या फंक्शन होता है, साइलेंसर का क्या काम होता है। तो साइलेंसर का काम होता है रिड्यूसिंग द नॉइज़।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि साइलेंसर जो है वो क्या करता है, अगर साइलेंसर यूज़ नहीं करेंगे हम लोग तो क्या होगा, बहुत सारी वेव्स जो आएंगी, क्योंकि एग्जॉस्ट से जो वेव्स आ रही होती हैं हाई प्रेशर और टेम्परेचर से, तो वो क्या होती हैं, हाई एनर्जी होती है। अगर उसको जो है हम लोग जो रिड्यूस नहीं करेंगे नॉइज़ को और साइलेंसर को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों को नॉइज़ मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग साइलेंसर यूज़ करते हैं जितने भी इंजन्स होते हैं, ताकि जो एग्जॉस्ट से आपकी गैसेज आ रही होती हैं, हाई प्रेशर जो आ रहा होता है उसको हम लोगों को रिड्यूस करना होता है। सो साइलेंसर इज़ यूज टू रिड्यूस द नॉइज़ फ्रॉम द इंजन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। इंक्रीज BSFC मतलब बेसिक ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, ये नहीं होता है इसका काम। हैज़ नो इफेक्ट ऑन इट्स एफिशिएंसी, ये भी नहीं होता है। और ऑप्शन डी जो है डिक्रीज ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन BSFC, ये भी नहीं होता है, इसका काम होता है रिड्यूसिंग द नॉइज़। तो यहाँ तक हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ दूसरे यूनिट्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। थैंक यू।